साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन, वो भी बिल्कुल हिंदी में। क्योंकि एक चीज ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कंफर्म है कि सबसे पहले किसी भी चीज को अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए। जब आप इनकी जीवनी को अपनी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझ लोगे, तब इनकी जीवनी के बारे में, अर्थात इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो भी बहुत आसानी से आपको लर्न आउट हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। तो चलो, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में। तो नाम क्या है इनका? जॉन मिल्टन। और इनका जन्म जो हुआ था साथियों, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को। कहां हुआ? स्थान है बेड स्ट्रीट, चैम्पसाइड, लंदन, इंग्लैंड में। फिर रिपीट करता हूं मैं चीजों को। कहा? 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट, चैपसाइड चैपसाइड ओके, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। इसके बाद ओके, तो अब हम अगर आपसे पूछे तो क्लियर करके बताते चलिए। इनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था, यानी कि वरिष्ठ जॉन मिल्टन। और इनकी माता का नाम सारा जैफरी था। क्या था? इनकी माता का नाम सारा जैफरी था। अर्थात इनकी 3 पत्नियां थीं। इन्होंने 3 से शादी की। एलिजाबेथ मिंसुल, कैथरीन वुडकॉक और मैरी पॉवेल से। किसने? एलिजाबेथ मिंसुल से, कैथरीन वुडकॉक और मैरी पॉवेल, ये इनकी 3 पत्नियां थीं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 को 65 वर्ष की आयु में बन हिल, लंदन में हो गई थी। तो जगह का नाम क्या है? बन हिल। बन हिल में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ओके, बन हिल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु स्थान यानी कि इनका समाधि स्थल कौन सा था? तो सेंट गाइल्स चर्च में इनकी समाधि बनी हुई है। किस जगह पर इनकी समाधि बनी हुई है, एक बार बता दीजिएगा। सेंट गाइल्स चर्च में जॉन मिल्टन की समाधि बनी हुई है। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद देखो, हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर ओके 1608 को लंदन स्ट्रीट, लंदन में हुआ था। जो संगीतकार जॉन मिल्टन और उनकी पत्नी, यानी कि इनके पिता एक संगीतकार थे जिनका नाम था जॉन मिल्टन। और इनकी माता, यानी कि इनकी माता जो थी वो सारा जैफरी के बेटे थे। तो हम पूछते हैं आपसे कि जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन स्ट्रीट, लंदन में हुआ था। और ये किसके बेटे थे? तो वरिष्ठ जॉन मिल्टन और सारा जैफरी के ये बेटे थे। जो वरिष्ठ जॉन मिल्टन थे उनका जन्म जो है वो 1562 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता की मृत्यु कब हो गई? जॉन मिल्टन के पिता की मृत्यु हो गई थी 1647 में। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट है। ओके, इसके बाद प्रोटेस्टेज्म, क्या लिखा? ये का प्रोटेस्टेज्म को गले लगाने के लिए अपने भक्त जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को, ये तो आपका हो गया, गले लगाने के लिए अपने भक्त ओके कैथोलिक पिता रिचर्ड मिल्टन द्वारा विघटित होने के बाद 1583 के आसपास लंदन चले गए। कौन? जॉन मिल्टन। अब लंदन में क्या हुआ? वरिष्ठ वरिष्ठ जॉन मिल्टन ने सारा जैफरी, अब वरिष्ठ इनके पिता की शादी कब हुई थी सारा जैफरी से? 1572 में। नोटेड पॉइंट है। ओके, अपने फैक्ट्स को नोट करते चलिएगा। यानी कि इनके पिता की जो शादी हुई थी सारा जैफरी से, वो 1572 ईस्वी में हुई थी। और इसका मतलब ये शादी कब तक? 1637 तक। यानी कि सारा जैफरी, ये भी हम कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन की माता की मृत्यु जो है वो 1637 ईस्वी में हो गई थी। अब क्या हुआ? से शादी की और एक लेखक के रूप में स्थायी वित्तीय सफलता पाई। यानी कि इनके पिता ने भी एक लेखक के रूप में सफलता पाई थी। वह ब्रेड स्ट्रीट पर एक घर
में रहते थे और काम करते थे। वहीं इसके बाद साथियों, जहां मत्स्य स्ट्रीट टैवर्न चैपसाइड, ओके, चैपसाइड में स्थित था। इस जगह का नाम याद रखिएगा, मत्स्य स्ट्रीट टैवर्न चैपसाइड में स्थित था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो बड़े जॉन मिल्टन थे, वरिष्ठ जॉन मिल्टन थे, को संगीतकार के रूप में उनके कौशल के लिए नोट किया गया। यानी कि पहले से ही उसमें इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और ये बेहतर तरीके से संगीतकार के रूप में जो है फेमस भी हो गए धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ, इस प्रतिभा ने अपने बेटे को हेनरी लॉज जैसे संगीतकारों के साथ संगीत और दोस्ती के लिए आजीवन प्रशंसा के साथ छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, मिल्टन के पिता की समृद्धि ने अपने सबसे बड़े बेटे को एक निजी शिक्षक, जो जॉन मिल्टन, यानी कि बड़े जॉन मिल्टन थे, अपने पिता अब धीरे धीरे ये फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, समृद्ध हो गए। ओके, अपने बड़े बेटे को एक निजी शिक्षक थॉमस यंग, स्कॉटिश प्रोस्बिटेरियन, ओके, क्या लिखा है, प्रेस्बिटेरियन के साथ सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय से एमए के साथ प्रदान किया। इसके बाद शोध से पता चलता है कि यंग का प्रभाव धार्मिक कट्टरता, जो थॉमस यंग थे उनका जो ज्यादातर प्रभाव था, ज्यादातर धार्मिक कट्टरतावाद के कवि के रूप में, यानी कि कवि के परिचय के रूप में कार्य करता था। वो धार्मिक कट्टरता पर आधारित ज्यादातर कविताओं को पढ़ते थे। यंग के ट्यूटोरियल के बाद मिल्टन ने लंदन में सेंट पॉल स्कूल में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। वहां उन्होंने लैटिन और यूनानी का अध्ययन शुरू किया और शास्त्रीय भाषाओं ने अंग्रेजी में अपनी कविता और गद्य दोनों पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी, अर्थात उन्होंने इतावली और लैटिन में भी लिखा था। तो कितनी सारी भाषाएं यहाँ पर देखिएगा, कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र किया गया है। यहाँ पर लैटिन का जिक्र किया, यूनानी का जिक्र किया, इसके बाद इतावली। ओके, इन कविताओं में भी बेहतर तरीके, अर्थात इन भाषाओं में भी अपनी कविताओं को बेहतर तरीके से इन्होंने लिखा। मिल्टन के दादा रिचर्ड, दादा का नाम क्या था, रिचर्ड, एक भयानक रोमन कैथोलिक थे। तो देखो, उनके पिता का नाम सेम यही था, जॉन मिल्टन, हम कह सकते हैं सीनियर जॉन मिल्टन, और मिल्टन के दादाजी का नाम था रिचर्ड। ओके, ये एक रोमन कैथोलिक थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड शायर के परिवार के घर से अपने बेटे जॉन और कवि के पिता की अंग्रेजी यानी कि प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ने के लिए निष्कासित कर दिया था। यहां से समझिएगा, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड शायर के परिवार के घर से अपने बेटे जॉन, कवि के पिता को अंग्रेजी यानी कि प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ने के लिए निष्कासित कर दिया था। लंदन में स्थापित मिल्टन के पिता ने एक लेन देन के रूप में, एक व्यापार के रूप में कानूनी लेन देन के लिए दस्तावेजों की तैयारी कर दी। ओके, वह एक धनदाता भी थे, अर्थात पुण्य भी किया करते थे, और उन्होंने लेनदारों के साथ अपने ग्राहकों की तरफ से ऋण की व्यवस्था करने के लिए बातचीत की। इसके बाद एक संगीतकार, और संगीतकार के रूप में सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने वाले बड़े जॉन मिल्टन ने 1620 में सेंट पॉल स्कूल में अपने बेटे जॉन को नामांकित किया। यानी कि जॉन मिल्टन ने 1620 में, स्कूल का नाम था सेंट पॉल स्कूल में, जो जिनका हम जॉन मिल्टन का हम जीवनी पढ़ रहे हैं, उनको वहां पर एडमिशन कराया और अपने बेटे को औपचारिक शिक्षा के पूरक के लिए ट्यूटरों को, बहुत सारे जितने भी ट्यूटर थे उन सबको नियुक्त किया। मिल्टन को स्कॉटलैंड प्रेस्बिटेरियन थॉमस यंग ने निजी तौर पर, ये कौन थे, उनके बड़े जो इनके पिता थे जॉन मिल्टन के, उनके बड़े बेटे, अर्थात हम कह सकते हैं जॉन मिल्टन के बड़े भाई, उन्होंने स्वयं इनको प्रशिक्षित किया, जिन्होंने धर्म और राजनीति में अपनी प्रतिभाशाली छात्र को प्रभावित किया होगा, क्योंकि उन्होंने बाद के दशकों में संपर्क बनाए रखा। इसके बाद क्या हुआ
कि 1629 और 1632 में कला में इन्होंने क्या किया, स्नातक की डिग्री के मास्टर डिग्री जो है उन्होंने प्राप्त करने के बाद में, यानी कि कला में स्नातक की डिग्री ली और कला की डिग्री के मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद मिल्टन ने अपने परिवार के उपनगरीय घर में, और इनका उपनगरीय घर कहाँ पर था, हैमर स्मिथ इंग्लैंड में रहते थे। कहाँ, जगह का नाम था हैमर स्मिथ, ध्यान रखिएगा, हैमर स्मिथ इंग्लैंड में रहते थे। और फिर इंग्लैंड के बकिंघमशायर हार्टन में, कहाँ, जगह का नाम फिर नोट कर लीजिए, बकिंघमशायर हार्टन, बकिंघमशायर हार्टन में अपने देश की संपत्ति में रहते थे। उन्होंने धर्मशास्त्र, इतिहास, गणित और साहित्य के अध्ययन जारी रखा और लंदन और देश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में भी बहुत सारे भाग लिया। इस समय उन्होंने सोनेट, गीत और आमास्क लिखा, जिसे कॉमस के नाम से जाना जाता था। क्या, किस नाम से जाना गया, बाद में कॉमस के नाम से जाना गया। गीत, नृत्य, पोएट्री, ओके, और पेजेंट्री और कविता का मिश्रण था, जो कि इसके बाद मिल्टन के विषयों दोनों विशेष और सार्वभौमिक थे। इनका ओके लिसाइडस, ओके लैसिडस, जो लैसिडस इनकी एक कविता थी जो कि 1937 में आई थी, लैसिडस। ओके, तो एक लैसिडस 1937 में प्रकाशित हुई थी, में वह बात से संबंधित है क्योंकि कि क्यों भगवान युवाओं को युवा मरने की इजाजत देता है, यानी कि इनके दोस्त होते हैं, उनकी मृत्यु युवावस्था में हो जाती है, तो उसमें अपने दोस्त की मृत्यु से दुखी होकर के वो इस कविता को लिखते हैं। 1639 में जब उन्होंने सीखा कि एक दोस्त की मृत्यु हो गई, तो उसने एक चलती लैटिन 11 ओके मृतकों के लिए कविता लिखी, ईसाई आशा में शांति पाई। और इस समय तक मिल्टन ने मंत्रालय में प्रवेश करने पर विचार को त्याग दिया, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स की दुनिया में भी प्रवेश कर चुके थे। हालांकि वह इंग्लैंड के चर्च के अधिक प्रोटेस्टेंट यानी कि गैर कैथोलिक बनाने के लिए समर्पित था। इसके बाद जेल से रिहा होने के बाद कुछ चीजों के लिए ये जेल चले गए, और फिर जेल से रिहा होने के बाद मिल्टन ने तीसरी बार शादी की, और इस बार इन्होंने तीसरी बार किससे शादी की, एलिजाबेथ मिन्सुल को से शादी की। और 1667 में उन्होंने 10 खंडों की एक बहुत ही फेमस जो है पैराडाइज लास्ट को प्रकाशित किया। इसे अंग्रेजी में लिखा गया, सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा महाकाव्य कविता के रूप में माना जाता है। ये मुक्त कविता यानी कि फ्री वर्स में इसको लिखा गया है। इसकी कहानी को बताया जाता है कि इसमें एक शैतान जो है, शैतान ने आदम और हव्वा को कैसे लुभाया और ईडन गार्डन से उसका निष्कासन कैसे किया गया, इसके बारे में पूरी कहानी चलती रहती है। 1671 में उन्होंने पैराडाइज रीजेंट को प्रकाशित किया, जिसमें यीशु शैतान के प्रलोभन, जो यीशु होते हैं वो शैतान के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करते हैं। और सैमसन एगोनिस्ट जो है इसके बाद लिखते हैं, जिसमें सैमसन पहले प्रलोभन के लिए सफल हो जाते हैं और फिर खुद को फिर से तैयार करते हैं। पैराडाइज लास्ट का एक संशोधित और 12 वॉल्यूम संस्करण, 12 पुस्तकों का एक संस्करण 1674 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जो है ऑन द, इनके कुछ कॉलेज युग में कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों वर्क थे, उनको जरा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ईसा के जन्म की सुबह, ओके 1929 ईस्वी में। एट आ सालेम म्यूजिक, पवित्र गान के समय होता था। ये इन्होंने आरंभिक जब कॉलेज युग यानी कि कॉलेज के समय ही इन कविताओं का सर्जन किया था। एट आ सालेम म्यूजिक, ये तो हो गया। ओके, एन एपिटाफ ऑन विलियम, ओके विलियम शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने एपिटाफ लिखा था। एपिटाफ का मतलब होता है कब्र पर अंकित शब्द। ओके,
शेक्सपियर का समाधि लेख, उसको लिखा। विलियम शेक्सपियर के ऊपर इन्होंने ये एपिटाफ लिखा था जो कि उनकी समाधि पर अंकित शब्द थे। ऑन अराइविंग द एज ऑफ 23, ओके 23 वर्ष में की उम्र पर ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने पौण काव्य यानी कि हार्टन युग जो कि 1633 से 1639 ईस्वी तक चला, इसमें एल एलेग्रो यानी कि एक खुशी हैप्पी मैन होता है, एल एलेग्रो का मतलब प्रसन्न मानव, ओके, जो कि 1633 ईस्वी में आई। एल पेंसेरसो दुखी मानव होता है, जो वो भी 1633 में आई। आर्केडिस 1633 में, कॉमर्स 1634 में, और लेसाइडस 1637 में। इनका एक सहपाठी था एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा गया एक क्लासिकल शोक गीत था, ओके। और इसके बाद इनकी गद्य रचना एरियोपेजेटिका जो है वो प्रकाशित की गई। इसके बाद उत्तरकालीन कुछ काव्य था इनका, जिसमें पैराडाइज लास्ट 1667 ईस्वी में, पैराडाइज रीगेंड 1671 में, सैमसन एगोनिस्ट भी 1671 में आई। तो इस तरीके से दोस्तों ये था संक्षिप्त जीवन परिचय जॉन मिल्टन का। लेकिन हम डिटेल से भी कुछ पॉइंट टू पॉइंट लेकर आएंगे जो कि इंग्लिश में होगी पूरी की पूरी। अभी हिंदी में मैंने थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जॉन मिल्टन के बारे में इसलिए ये वीडियो बना दी है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा इनके बारे में ओके टू द पॉइंट जो है इंग्लिश में पूरी की पूरी बायोग्राफी को लेकर के आऊंगा, और शायद वो कल वीडियो अपलोड भी हो जाए आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।